ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है दिव्या के साथ आखिर क्या हुआ। कहने को वो हमारी नौकरानी थी, मगर चेहरे से वो किसी बड़े घर की लगती थी। अगर अच्छे कपड़े पहन लेती तो वो हम भाई बहनों से भी खूबसूरत दिखती। उसे पहचानना भी मुश्किल हो जाता। जब से मैंने होश संभाला वो मुझे अपने ही आंगन में हंसती खेलती नजर आई। मेरी माँ भी उसे अपने बच्चों जैसा प्यार करती। कहती दिव्या जब छोटी थी तो उसके माँ बाप एक हादसे का शिकार हो गए और इस दुनिया से चल बसे। दिव्या के पापा मेरे पापा के ड्राइवर थे और उसकी माँ भी कभी कभार हम लोगों के घर का काम कर दिया करती थी। दिव्या के माँ और बाप दोनों का गुजर बसर लगभग मेरे ही घर पर होता था। उनके मरने के बाद आखिर दिव्या कहाँ जाती, इससे मेरे घर वालों ने दिव्या को अपने घर पर रख लिया। दिव्या हम भाई बहनों के साथ खेलते हुए बड़ी हुई थी। हमने भी कभी उसे अपने से अलग नहीं माना था। 12वीं के बाद मेरे भाई मुकुल को पिताजी ने पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया था। मुकुल भैया के जाने के बाद मेरा और दिव्या का मन नहीं लगता। हम तीनों एक साथ अपना समय व्यतीत करते थे, पर भैया के जाने के बाद हम दोनों उदास हो गए। हमारे दिन कुछ यूं ही गुजरने लगे। धीरे धीरे करके अब हम बड़े हो गए। मुकुल भैया जब शहर से पढ़ाई करके घर वापस आने वाले थे तो मैं बहुत खुश थी और मेरे साथ साथ दिव्या के चेहरे पर भी मुस्कान थी। पर दिव्या की मुस्कान ऐसी वैसी नहीं, कुछ खास थी। मुकुल भैया के आने की खुशी में उसके चेहरे का रंग ही बदल गया था। वो बहुत खुश थी और किचन में माँ के साथ तरह तरह के पकवान बना रही थी। उसके चेहरे की खुशी देखकर लगता था कि उसका अपना कोई खास आने वाला है। भैया जब घर आए तो उन्हें देखकर हम सभी बहुत खुश हुए। भैया को देखते ही मैं उनसे लिपटकर रोने लगी। भैया ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे पगली, रो क्यों रही है, अब तो मैं आ गया हूँ। भैया ने पापा का पैर छुआ और मुझसे माँ के बारे में पूछा तो मैंने किचन की तरफ इशारा कर दिया। भैया किचन में गए तो उनके पीछे पीछे मैं भी गई। मैंने देखा भैया माँ के गले लग गए, पर उनकी नज़र जब दिव्या पर पड़ी तो दिव्या मुस्कुरा रही थी। दिव्या पहले से खूबसूरत तो थी ही, पर जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गया था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। भैया तो दिव्या को एकटक देखते ही रह गए। भैया के इस तरह देखने के अंदाज से दिव्या शर्मा गई और नजरें झुकाकर अपने काम में मगन हो गई। भैया ने शहर में बहुत से हसीन चेहरे देखे होंगे, पर किसी चेहरे ने मेरे भाई के दिल को नहीं लुभाया। लेकिन शायद आज दिव्या को देखकर उनको एहसास हो गया कि गांव में रहने वाली लड़कियां सादगी के साथ साथ खूबसूरती की मूरत होती हैं। मैंने महसूस किया कि दिव्या की सादगी भरी खूबसूरती ने भैया के दिल पर राज कर लिया था। धीरे धीरे उन लोगों का लुका छुपी एक दूसरे को देखना और इशारों में बात करना मैंने महसूस कर लिया। बातों ही बातों में एक दिन मैंने इस बारे में भैया से पूछ ही लिया। मेरे इतना पूछते ही भैया ने कहा, मानसी, तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं तुम्हें इस बारे में बताने ही वाला था, क्योंकि तुम्हारे सिवा इस घर में मुझे कोई नहीं समझता। मानसी, तुम्हें तो पता है कि पापा अब मेरी शादी करना चाहते हैं। मेरी शादी के लिए उन्हें एक लड़की की तलाश है, पर मैं किसी और लड़की से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं दिव्या को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। पर ये सब मैं उन्हें कैसे बताऊँ? अगर तुम कोशिश करो तो मेरी और दिव्या की शादी हो सकती है। मैं भैया के जज्बातों को समझती थी, पर फिर भी घर के माहौल को देखते हुए मैंने उन्हें समझाया कि भैया, ये मुमकिन नहीं। एक तो दिव्या हमारे जाति की नहीं है, ऊपर से वो हमारे घर के नौकरानी की बेटी है। पता नहीं पापा इस रिश्ते के लिए राजी होंगे कि नहीं, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं भैया को उदास नहीं देखना चाहती थी। एक दिन रात के वक्त खाना खाने के बाद मैं पापा के पास गई। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या बात है, तुम्हें कुछ चाहिए? उनके इस सवाल पर मैंने लड़बड़ाते शब्दों में कहा, जी नहीं पापा, पर आपसे कुछ कहना है। उन्होंने कहा, तो बोल दो, क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों हो? पापा, भैया की अब पढ़ाई भी पूरी हो गई है। मैंने सुना है
कि उनकी शादी के लिए आपको किसी अच्छी लड़की की तलाश है। पापा, मेरी नज़र में एक लड़की है जो कि बहुत अच्छी है और भैया को भी पसंद आ जाएगी। मेरे मुंह से इतना सुनते ही उन्होंने कहा, कौन है वो लड़की? डरते डरते मैंने कहा, पापा वो लड़की हमारे ही घर में है। फिर उन्होंने कहा, कौन? साफ साफ बताओ। मैंने कहा, दिव्या। दिव्या नाम सुनते ही उनके गुस्से का पारा हाई हो गया। उन्होंने कहा, क्या? तुम क्या बोल रही हो? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। दिव्या को अपनी बहू बनाकर समाज में हमें अपना नाम हंसाना है। और कान खोलकर सुन लो, आज के बाद इस बारे में इस घर में कोई चर्चा नहीं होगी। और रही दिव्या की बात, तो हमने उसके बारे में सोच लिया है कि क्या करना है। उसकी शादी हम कहीं और करवा देंगे। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। मेरे लाख समझाने पर भी पापा ने दिव्या को अपनी बहू बनाने से इनकार कर दिया। पापा के मुंह से ये सब सुनने के बाद अब मैं किस मुंह से अपने भाई को ये सब बताती। मुझे ये सब बताने से भी उससे डर लग रहा था, क्योंकि था तो वो उन्हीं का बेटा। जिस तरह बाप जिद्दी था उसी तरह बेटा भी जिद्दी। मैं इन दोनों के बीच में फंस गई थी। वैसे मुझे भी दिव्या को अपनी भाभी बनाने में कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि वो मेरी बचपन की सहेली थी। मैंने किसी तरह ये बात अपने भाई को बताई कि पापा ने तुम्हारे और दिव्या के रिश्ते को इनकार कर दिया है। वो दिव्या को अपने घर की बहू नहीं बना सकते। मेरे मुंह से ये सुनते ही भाई ने गुस्से में कहा, जैसे उनकी बात मुझसे आकर कह रही हो, जाकर उनको भी बता दो कि मैं हूँ तो उन्हीं का बेटा, और मैं जब शादी करूँगा तो दिव्या से ही करूँगा, वरना किसी से भी नहीं करूँगा। इधर मैंने भैया को भी बहुत समझाया, पर भैया मेरी बात समझने को तैयार नहीं था। मैं भैया की बातों से सहमत थी। मैं भैया की भावनाओं को अच्छी तरीके से समझती थी, क्योंकि वो दिव्या से सच्चा प्यार करता था। और प्यार तो प्यार होता है, ये जात पात या अमीर गरीब देखकर नहीं किया जाता। अब तो पापा को भी पता चल गया था कि मुकुल दिव्या को पसंद करता है, पर वो इस बात से सहमत नहीं थे और उन्हें अपने बेटे के जिद के बारे में भी पता था। इसलिए कोई अनहोनी होने से पहले वो जल्द से जल्द दिव्या की शादी ढूंढना शुरू कर दिए और दिव्या के लिए उन्हें एक रिश्ता भी मिल गया। हमारे घर में दिव्या के शादी की जोर शोर से तैयारियां चलने लगी। पर ये बात जब भाई को पता चली तो उसने हंगामा खड़ा कर दिया और पापा के सामने जाकर बोला कि अगर आप दिव्या की शादी कहीं और करवा दिए तो मेरा मरा मुंह देखेंगे। भैया जब पापा से ये सारी बातें कह रहे थे तो मैं, माँ और दिव्या ये सब सुनकर हक्का बक्का रह गए कि अब क्या होगा। भैया की इस बात से पापा भी डर गए, क्योंकि भैया उनके इकलौते बेटे थे और इकलौते रहे या कई बच्चे तो माँ बाप के जान होते हैं। पापा भाई के जिद के आगे हार मान गए। पापा ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसा ही होगा। पापा के मुंह से ये बात सुनकर भैया खुश हुए। हम सभी बहुत खुश थे, पर ये हमारी खुशी कुछ क्षण की थी। अगली सुबह जब हम सोकर उठे तो दिव्या को पंखे से लटके हुए पाया। ये सब देखकर तो हम हक्का बक्का रह गए। हमारे घर में कोहराम मच गया। हम सभी बहुत रो रहे थे। हमारे घर में पुलिस आ गई। पुलिस ने दिव्या के हाथों में सुसाइड नोट देखा। दिव्या ने उसमें लिखा था कि वो अपने मौत की जिम्मेदार खुद ही है और उसके मौत का कारण क्या है वो किसी को बताना नहीं चाहती, क्योंकि वो उसका पर्सनल मामला है। पुलिस तो सबूतों पर काम करती है। पुलिस को दिव्या के मरने की वजह पता चल गई कि दिव्या ने अपनी मर्जी से अपनी जान दी है, इसलिए दिव्या के मरने का हमारे घर वालों पर कोई असर नहीं पड़ा और पुलिस दिव्या की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। इस वाकया को बरसों बीत गए हैं, पर मैं आज भी दिव्या के मुस्कुराने का वो अंदाज भूल नहीं पाती हूँ कि जब दिव्या भैया को देखकर मुस्कुराती थी। शायद भैया भी दिव्या को भुला नहीं पाए, पर ना चाहते हुए भी मजबूरन भैया ने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है। पर मेरे अंदर कहीं न कहीं ये बात खटकती है कि दिव्या ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि उसे सुसाइड करने के लिए उकसाया गया। और ये बात मुझे भली भांति पता है कि उसके साथ ये सब कौन कर सकता है। पर कहते हैं ना कि जब अपने ही भेड़िया निकल जाए तो क्या कहना। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।